नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा का चुनाव जो है अब संपन्न हो चुका है और 4 जून को मतगणना होना था, वह भी संपन्न हो चुका है। भारत में जो एक तस्वीर सामने आया है वह है हंग पार्लियामेंट का, यानी कि त्रिशंकु लोकसभा इस बार होने जा रहा है। यानी कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। अब इस बात को लेकर के ये कहा जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब अपने गठबंधन के अन्य घटक दलों के साथ सरकार चलाते हैं, तो वे उतने मजबूत नहीं रह जाएंगे जितने वे अपने पहले पूर्व के 2 कार्यकाल में रहे थे। अब इस बात को लेकर के 2 तरह की बातें हैं कि देश की आंतरिक राजनीति कैसी होगी, और दूसरी बात यह है कि देश जो है अपने पड़ोसी देश के साथ कैसे व्यवहार करेगा, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, जैसे कि श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और अन्य देशों के साथ वैश्विक स्तर पर भारत का क्या रोल रहने वाला है। इन मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चुनाव में मोदी के कमजोर होने को पड़ोसी देश और अमेरिका कैसे देखेंगे, ये सारी बातें हम विस्तार से करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक समर सेल ऑफर है और यह 1 से 7 जून तक वैलिड है। 50 से 75% तक ऑफ दिया जा रहा है विभिन्न कोर्सेज पर। कोर्स देखिए तो यूपीएससी के विभिन्न कोर्सेज हैं और पीसीएस के विभिन्न कोर्स इसमें शामिल किए गए हैं। इसके तहत सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव और डीएलपी कोर्सेज, टेस्ट सीरीज वगैरह उपलब्ध है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आपको करना क्या है, sanskritis.com पे जाइए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, कॉल करके विस्तृत जानकारी लेकर के मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं और त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनी है। आप अगर न्यूज़पेपर के कटिंग पे देखेंगे तो हर जगह यही चीजें आपको देखने को मिलेगा कि अब जो है गठबंधन की सरकार देश में बनने जा रही है। यानी कि अगर 2 गठबंधन, या तो एनडीए अलायंस होता है या फिर इंडिया अलायंस होगा, लेकिन बनेगी अब देश में गठबंधन की सरकार ही, यही बातें अब कही जा रही है। अब इसको लेकर के यहाँ किस पार्टी को कितने सीट आए हैं, इससे बेहतर है कि मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सीधे लेकर के चलता हूँ और लाइव देख लेते हैं कि अभी चल क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे हम पहुंच चुके हैं। जनरल इलेक्शन रिजल्ट 2024 पे आते हैं और यहाँ पर जैसा कि जानते हैं कि कई जगह है जो है विधानसभा का चुनाव भी हुआ था, जैसे सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में भी हुआ। बाई इलेक्शन भी हुए विधानसभा के 25 सीटों पर। और यहाँ पर हमारे काम की चीज है, हम लोकसभा के चुनाव पर आएंगे। 543 सीट हैं और 543 सीट में अगर आप देखेंगे तो पार्टी वाइज देख लीजिए, बीजेपी 240 सीट पर सिमट गई, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 मिलता है। वहीं समाजवादी पार्टी जो है 37 सीट के साथ, और तृणमूल कांग्रेस जो है, जो ममता दीदी की पार्टी है, वह 29 के साथ है। यहाँ पर डीएमके 22, ये कुछ बड़े दल हैं। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, ये एनडीए के हिस्सा है, 16 सीट के साथ। उसके बाद जेडीयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी है। कह सकते हैं कि बिहार इस बार फिर से एक बार किंग मेकर की भूमिका में आ गया है। केंद्र में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। और अदर्स को देखेंगे तो 64 इस बार आए हैं अदर्स में, जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़े हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा मैंने आपको कहा कि 543 सीट है, तो 543 में 272 तो होना ही चाहिए था, लेकिन 272 किसी को भी एक पार्टी को नहीं आया। बीजेपी जो सबसे ज्यादा सीट लाई है उसे भी 240 ही मिला है। यानी कि 272 तक के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को अपने अन्य दलों के साथ, जो कि उसके गठबंधन में है, एनडीए में है, उसके साथ जो है गठजोड़ करना पड़ेगा 272 तक के इस जादुई आंकड़े को पार कर लेने के लिए, तभी वो सरकार चला पाएंगे। अब यही बातें कही जा रही है कि यदि इस तरह की स्थिति होता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उतने ही मजबूत चेहरा रह पाएंगे जितना अपने पूर्व के 2 कार्यकाल में रहे। पूर्व के 2 कार्यकाल में बीजेपी खुद में एक पूर्ण बहुमत की सरकार रही, ठीक है, यानी कि 272 से अधिक सीट रहा। 2019 वाले में तो अगर 17वीं लोकसभा में आप देखेंगे तो 303 सीट था बीजेपी को अकेले, ठीक है। अब जब ये चीजें स्थिति रहता है कि आप पूर्ण बहुमत में हैं, तो आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं, मजबूत फैसले ले सकते हैं। इसलिए मोदी जी बार बार कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, और यह इसीलिए कि तीसरे कार्यकाल में बड़े निर्णय लेने हैं, बड़े फैसले लेने हैं। तो क्या अब वो बड़े फैसले नहीं हो पाएंगे? क्योंकि एक बार जब गठबंधन की सरकार मनमोहन सिंह चला रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गठबंधन की सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, तो उनकी कमजोरी पर वह नजर दिलाना चाह रहे थे। भारत में 1989 से लेकर के
और 2014 तक हंग पार्लियामेंट रहा। ये त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति रहा, गठबंधन की सरकार रही, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि इस दरमियान भारत जो है वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो थोड़ा सा पिछड़ता हुआ भी नजर आया, और यह स्थिति जो है आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको देखने को मिलेगा, और राजनीतिक अस्थिरता भी इस समय देखने को मिलेगा। जब भी किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगा तो नीति निर्माण की समस्या वहां बनी रहेगी। अगर आप देखेंगे 90 के दशक में तकरीबन 10 साल में 8 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, तो ये स्थिति बार बार देखने को मिला। तो अब यहां पर देखते हैं कि अगर यही स्थिति अब जो कि हमारे सामने है, यही तो अब सच्चाई है कि अब त्रिशंकु लोकसभा हो चुका है, तो अब यह देखना होगा कि पड़ोसी देशों का क्या व्यवहार रहता है भारत के प्रति, और भारत का अब कैसा एक्शन होगा। सरकार अपने फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीली करने वाली होगी। क्या सरकार वही होगी जो एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि भारत अब वह देश नहीं है कि नज़र झुका करके चलेगा, ना ही भारत किसी को नज़र दिखा के चलेगा, बल्कि नज़र से नज़र मिला के चलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप यह कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति जो है वह भारत को केंद्र में रख करके बनेगी, यानी कि हमारे लिए जो जरूरी होगा हम नेशन फर्स्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब जब इस तरह की स्थिति है तो क्या भारत के राष्ट्रीय, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय जैसे मुद्दे जो हैं वह अब प्रभावित होगा। थोड़ा सा लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा केंद्र की सरकार को। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या स्थिति है। तो सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर के देखते हैं। देखिए यहां पर एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि 2024 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह चुनाव हुआ है। फरवरी 2024 में पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुआ और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, ठीक है। हालांकि अभी आप देखेंगे तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं और इनके बड़े भाई जो कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे पाकिस्तान के, नवाज शरीफ साहब, वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष बनते ही उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि 1999 में पाकिस्तान ने दोस्ती तोड़ा था, रिश्ते में खटास पाकिस्तान की वजह से आया, धोखा दिया भारत को। 1999 के कारगिल युद्ध की बात वो करना चाह रहे थे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अभी भारत में नई सरकार बनेगी तो हम रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करेंगे, व्यापारिक रिश्ता सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब ये कितना हो पाता है यह तो अब समय ही बताएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे शहबाज शरीफ जब प्रधानमंत्री बने थे तो देखिए 5 मार्च 2024 को आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें शुभकामना देते हुए भी नजर आए थे। अब ये देखना होगा कि जब इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के रूप में यदि शपथ ले लेते हैं तो उधर से क्या रवैया होता है। ये दोनों देश की अगर आप स्थिति जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जानी दुश्मन है, ठीक है। ये दोनों हमेशा से ही उलझते रहे। भारत जब स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान एक नवराष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ तब से ही उलझता रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह कश्मीर है और आतंकवाद है। भारत सीमा पर आतंकवाद को खत्म करने की बात कहता है और पाकिस्तान कश्मीर को आजाद करने की बात कहता है। यही चीजें चल रहा है। अभी जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान की मीडिया का अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान के मीडिया में लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, वहां के राजनीतिक विश्लेषकों को यह यकीन नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आई। क्योंकि सबका मानना था, पूरे विदेशी मीडिया का यह मानना था कि नरेंद्र मोदी की पार्टी इस बार प्रचंड बहुमत से आ रही है, बहुत ज्यादा जनाधार मिलने वाला है और भी कड़े फैसले हो सकते हैं भारत के साथ, नई दिल्ली के साथ किसी भी तरह के डील करने के लिए, और भी मशक्कत किसी भी कंट्री को अब करना पड़ सकता है। लेकिन चीजें ठीक उलट हो गया और अब जो है निश्चित तौर पर ये चीजें जो है बहुमत के आंकड़े से दूर रहे। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे देशों में थोड़ी सी खुशी तो देखी ही जा रही है। पाकिस्तान को लेकर के बात करूं तो पाकिस्तान इस बार भारत में हो रहे चुनाव को लेकर के बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाया। इसकी वजह पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति है, वहां की जो आर्थिक स्थिति है या वहां की जो आप कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा की बातें हैं वो सब बहुत कमजोर हो चुका है। इसको लेकर के पाकिस्तान खुद में ही उलझा हुआ है। लेकिन भारत में जो मुस्लिम आबादी है उसको लेकर के वो समय समय पर अपनी चिंता जाहिर करता रहा है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी रैली में जब मुसलमान को लेकर के चर्चा करने लग गए तब जाके पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कई बयान देखने को मिला था। क्या उम्मीद कर सकते हैं रिश्ते में सुधार हो सकता है? अब देखिए दोनों ही बातें हैं, ये दोधारी तलवार है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर भारतीय विदेश नीति को पिछले 10 साल में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको समझ पाएंगे। खास करके अगर आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों को देखेंगे, काफी मुखर होते हैं अपने बयानों को लेकर के,
तेज तरार मिनिस्टर माने जाते हैं, तो उनका जो रवैया है वह आपको पाकिस्तान के करीब जाते हुए नहीं दिखेगा। भारत स्पष्ट कर चुका है कि सीमा पार से जब तक आप आतंकवाद समाप्त नहीं कर देते, हम बात नहीं कर सकते। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कहा कि अब अगर बात भी होता है तो पीओके पर होगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगा, और किसी मुद्दे पर ये चीजें अब बातें नहीं की जाएगी। जैसा मैंने कहा, वहां पर जब नवाज शरीफ अभी प्रेसिडेंट बने हैं अपनी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि रिश्ते में हम सुधारने की कोशिश करेंगे। पहली बार कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान का आकर के अपनी गलती मान रहा है कि हमने भारत को युद्ध में धकेला था। तो ये सब एक संकेत है रिश्ता सुधारने के लिए, चूंकि पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो जानता है भारत को दरकिनार करके वो आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन भारत की रणनीति को लेकर के बात करें तो यह समझना होगा, भारत में अभी तक जो एनडीए की सरकार रही है उसका रवैया यही रहा है कि हम पाकिस्तान को साइडलाइन करके ही चलेंगे, और हम पाकिस्तान के साथ तब तक वार्ता नहीं करेंगे जब तक सीमा पार से आतंकवाद समाप्त नहीं हो जाता है। तो ये चीजें हैं। लेकिन यहां अब जब गठबंधन की सरकार होगी तो ये देखना पड़ेगा कि क्या गठबंधन के वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थोड़ा लचीला रवैया अपनाना पड़ता है, और पाकिस्तान से संभव है क्या बात करेंगे वो, क्या रिश्ते में सुधार देखने को मिलेगा। ये सारी बातें हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया के जो सलाहकार हैं, मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, उनका यह तक कहना है कि संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि इस बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका अंतिम कार्यकाल हो सकता है। तो वो चाहेंगे कि वो जाते जाते भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधार करके जाए, एक अच्छी यादें दोनों देश के लोगों को दे करके जाए, इतिहास में अपना नाम जो है छाप करके जाए। तो ये एक बातें कही जा रही है, लेकिन कितना हो पाएगा ये तो भविष्य बताएगा। भारत और अमेरिका का रिश्ता कैसा होगा? देखिए, भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है ना, आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि सदाबहार है, काफी जो है उतार चढ़ाव देखने को मिला है। भारत जब आजाद हुआ था, पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में आया, तो अमेरिका कहीं न कहीं पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आया था, और भारत जो है उस वक्त के यूएसएसआर और आज के रसिया के साथ कहीं न कहीं गठजोड़ करता हुआ दिखा। हालांकि आप कह सकते हैं कि वह पंथ निरपेक्ष ही रहा भारत, लेकिन फिर भी रूस के अधिक करीब रहा। उसकी वजह है कि समाजवाद हमारे भारत के फिलॉसफी में कहीं न कहीं फिट बैठता है, और रूस जो है समाजवाद का ध्वजवाहक रहा, और पूंजीवाद का अमेरिका रहा। तो हम समाजवाद के साथ थोड़े से आगे तो जरूर चले। इसको लेकर के अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब भी हुए, लेकिन 90 के दशक के बाद इसमें थोड़े थोड़े सुधार देखने को मिला। और जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त रिश्तों में खासा सुधार देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जो रिश्ते रहे, आपसी रिश्ते तक रहे, काफ़ी दोस्ताना दोनों के बीच संबंध रहा। उसके बाद जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट बने, तब भी ये चीज़ें देखने को मिले। लेकिन मैंने कहा कि सदाबहार नहीं है, फिर क्या है? देखिए, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वह ज़रूरी भी है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए मजबूरी भी है। इसकी वजह चीन है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वैश्विक स्तर पर चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और भारत भी ये नहीं चाहेगा कि चीन का प्रभाव बहुत बढ़े, क्योंकि भारत चीन के साथ एक लंबी स्थलीय सीमा रेखा साझा करता है, और चीन लगातार अगर आप देखेंगे तो भारतीय सीमा रेखा को अपने अंदर मिलाने की कोशिश करता रहता है। अभी हाल ही में उसने मैप वार छेड़ दिया। तो इसको लेकर के भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ संबंध बने रहे, ताकि चीन पर दबाव बनाया जा सके। वही अमेरिका इस बात को चाहेगा कि अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसे दबदबा बनाना है और वैश्विक बाजार में उसे अपनी खनक बनाए रखनी है, तो भारत के बिना यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को अभी टक्कर दे सकता है, और भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अमेरिका को अपना हथियार भी बेचना है, ठीक है। तो अमेरिका जरूर चाहेगा कि भारत के साथ उसका रिश्ता अच्छा रहे। भारत को भी हथियार लेना है, आधुनिक तकनीक लेने हैं, वहाँ से ड्रोन लेना है, ताकि पाकिस्तान और चीन दो अलग अलग कह सकते हैं, दोनों फ्रंट पे हमारे दुश्मन हैं, और अपनी आंतरिक और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी भारत चाहेगा कि वहाँ से ड्रोन वगैरह ले सके, जो कि हाल ही में देखेंगे आप यहाँ पर, तो अमेरिका ने 4 बिलियन के अगर देखेंगे आप ड्रोन इंडिया को देने का अप्रूव कर दिया था, और ये पड़ोसी देश चीन के लिहाज से देखेंगे तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर अगर आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी पलटती हुई नजर आएगी। इसकी वजह क्या है कि अमेरिका में आप जानते हैं खालिस्तानी समर्थक पन्नू है, तो
इस तरह की बातें की गई कि वहां पर भारतीय लोगों के द्वारा, भारतीय अधिकारियों के द्वारा अटैक किया गया। अब कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है, लेकिन इस बात को लेकर के कहा गया कि भारतीय डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठाया गया। यहाँ के रहने वाले जो माइनॉरिटी हैं, कहा गया कि वहाँ के माइनॉरिटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहा और भारत इसको लेकर के मुखर है, चुप नहीं बैठा है। एस जयशंकर, मैंने चर्चा किया, लगातार जवाब दे रहे हैं। इस वजह से दोनों देश के बीच पिछले कुछ समय में रिश्ता थोड़ा सा अच्छा होता हुआ नहीं दिखा है। एक वजह यूक्रेन रसिया वार भी है। जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर युद्ध अपराध थोपते हुए विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए, भारत ने उस प्रतिबंध को नहीं माना, रसिया के साथ व्यापार जारी रखा, बल्कि आगे बढ़कर रूस से कच्चे तेल खरीदे, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। हाँ, भारत को सस्ते दर पर कच्चे तेल जरूर प्राप्त हो गए। तो इन सब चीजों को लेकर के अमेरिका के साथ थोड़ा सा रिश्ता कमजोर रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब गठबंधन की सरकार रहती है तब जाकर के भारत जो है अमेरिका के साथ किस तरह से डील करता है, क्योंकि यहां पर अभी जो वैश्विक ट्रेंड देखेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के तरफ से ये चीजें पलटते हुए अब जो है रसिया और चाइना के तरफ जा रहा है। तो अगर 21वीं सदी में अमेरिका जानता है कि अगर वेस्टर्न कंट्री को, अमेरिका के साथ बाकी वेस्टर्न कंट्री को पूरे 21वीं सदी में अपना वर्चस्व बनाए रखना है, तो उसकी एक ही कड़ी हो सकता है, उसका एक केंद्र हो सकता है, वह है भारत। और भारत इसलिए कि चीन को रोकना पड़ेगा, रूस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि गलती से भारत जो है रूस और चीन के साथ चला गया तो निश्चित तौर पर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर एशिया का, यूरेशिया का प्रभाव हो जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या चीजें तब्दील हो सकता है। भारत और चीन पड़ोसी देश भी हैं, लेकिन रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा है। 60 के दशक में तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारा दिए गए, लेकिन उसके बाद चीन ने विश्वासघात किया। 1962 का युद्ध हुआ, भारत के बहुत सारा क्षेत्र अगर देखेंगे अक्साई चीन वाला, वह चीन के कब्जे में चला गया। चीन लगातार जो है वह कह सकते हैं मैप वॉर करता रहता है, भारत के बहुत ज्यादा क्षेत्रों को अपने अंतर्गत दिखाता रहता है। अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा अगर आप देखेंगे, खास करके यहाँ तवांग है, उसको लेकर के चीन कहता है कि वह जो है वह तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा अक्साई चीन को लेकर देखेंगे 3 एरिया में, चाहे वो वेस्टर्न सेक्टर देखे, सेंट्रल सेक्टर देखे या ईस्टर्न सेक्टर देखे, भारत चीन के बीच जो है यहाँ पर सीमा विवाद बना हुआ है। और भी अगर आप यहां पर देखना चाहें तो ये जो एरिया पड़ता है गिलगित बाल्टिस्तान का, यहां से सीपैक प्रोजेक्ट निकला है जो कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक गया है और चीन ने ही इस प्रोजेक्ट को बनाया है, सिंजियांग प्रांत तक चला गया है। तो इसको लेकर के भारत लगातार आपत्ति जताता रहा है। इसके अलावा ट्रेड वार अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नजर तो आएगा, क्योंकि भारत का व्यापारिक घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस बार देखेंगे रिपोर्ट यही है कि चीन और भारत जो है व्यापार ज्यादा हुआ है और बड़ा पार्टनर बन के, यूएस को भी पीछे छोड़ते हुए चीन हमारा सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है, लेकिन उसमें भारत का नुकसान है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। शी चिनपिंग की पॉलिसी क्या रहती है, इन सब चीजों पर नजर रखना पड़ेगा, क्योंकि चीन तो यही चाहता है ना कि मोतियों की माला कॉन्सेप्ट के तहत कि भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करें। इसलिए भारत के जो जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान, नेपाल हो, सब तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है और भारत के वर्चस्व को खत्म करना चाहता है। तो अभी तक तो बहुत ज्यादा मुखर होकर के भारत ने चीन के साथ डील किया, चाहे वो डोकलाम वाला मुद्दा हो जाए, चाहे कोई भी और मुद्दा हो जाए, भारत ने चीन को पीछे धकेलते रहा। लेकिन अब जब गठबंधन की सरकार होगी, यह देखना होगा कि चीन के साथ भारत का रवैया कैसा रहता है। अब जरा बात करते हैं रूस की। व्लादिमीर पुतिन, रूस भारत का एक सदाबहार मित्र माना जाता है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि रूस में राज कपूर साहब के गाने, फिल्म बहुत चला करता था और कहा जाता था कि यदि वो रसिया से इलेक्शन लड़ लेते हैं तो वह जीत जाएंगे। आपने गाना तो सुना होगा, मेरा जूता है जापानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो रूस को लेकर के काफी भारत के मन में उत्सुकता रहा है समय के साथ ही, और इसके वजह से भारत का अमेरिका के साथ जो है दूरी बढ़ा भी, लेकिन फिर भी हमने रूस के साथ जाना ज्यादा सहज पाया, हम गए भी। व्लादिमीर पुतिन
जब रसिया के प्रेसिडेंट बनते हैं तब से और ज्यादा रिश्ता भारत का मजबूत हुआ है, चाहे वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे या फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे। लेकिन मैंने कहा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते में अगर आप देखेंगे तो चीन के तरफ कहीं ना कहीं सबका झुकाव होता हुआ जा रहा है। चीन आर्थिक धुरी बन रहा है इस पूरी दुनिया का। और जिस तरह से यूक्रेन वॉर के वजह से रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री की वजह से रूस का झुकाव चीन के तरफ हुआ है। अभी हाल ही में ये व्लादिमीर पुतिन जो है वह बीजिंग की यात्रा पर चले जाते हैं, रूस जाते हैं। बहुत बड़ा कोई डील नहीं होता है, एमओयू कोई बहुत बड़ा साइन नहीं होता है, फिर भी ये चले जाते हैं। जैसे हमारा आपका मन करता है ना अपने दोस्त के यहाँ घूमने चले जाएं, ठीक समझिए इतने बड़े लीडर हैं और बीजिंग घूमने चले गए थे और वहां जाकर के इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जो आज तक भारत के लिए भी कभी इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि रसिया चाइना भाई भाई, कभी जो मैंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करता था, तो इन्होंने रसिया चाइना भाई भाई कहा। और समय के साथ ये अब कोशिश है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये देखना पड़ेगा कि भारत की विदेश नीति क्या होती है। क्या वो अमेरिका के साथ जाना चाहेगा या फिर रूस के साथ जाना चाहेगा या गुट निरपेक्ष रहेगा, दोनों के साथ सामंजस्य की स्थिति बना करके रखना चाहेगा। चूंकि गठबंधन की सरकार रहेगी, इस सरकार में विभिन्न घटक दल शामिल रहेंगे। उन घटक दलों का विचार क्या होता है, उनकी फिलॉसफी क्या होती है, उस फिलॉसफी के आधार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ना पड़ेगा यदि यही प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सब चीजें देखना पड़ेगा। रूस अब भारत के बारे में क्या सोचता है यह भी देखना पड़ेगा। हम इससे कच्चे तेल का व्यापार करते आए हैं, ठीक है, हम लिए हैं, जब इस पर प्रतिबंध है तब भी हम यहां से वेपन्स लेते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि अब कितना डील कैसा हो पाता है। क्या वैसा ही कारगर डील होगा, क्या लचीला रवैया अपनाया जाएगा भारत के साथ, या फिर रूस के साथ डील करना अब मुश्किल होने वाला है, ये देखने का विषय होगा। अब यहां पर आते हैं अरब में। अरब में जब पहुंचते हैं तो आप अभी जानते हैं कि अरब में इजराइल और हमास को लेकर के युद्ध छिड़ा हुआ है, दोनों के बीच गाजा पट्टी को लेकर के, ठीक है। तो यहां पर इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो अब देखना पड़ेगा नेतन्याहू को लेकर के हमारा क्या निर्णय होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो है ना बड़ा दोस्ताना संबंध है। जब भी मिलते हैं गले लग के मिलते हैं। वैसे भी मोदी जी के तो डिप्लोमेसी हो गई है, जिससे भी मिलना गले मिलना, और इनके साथ तो काफी दोस्ताना व्यवहार है। जब ये गए थे इजराइल तब वहां समुद्र के किनारे दोनों एकदम घूम रहे थे, जैसे हम लोग कभी घूमा करते हैं अपने दोस्तों की तरह, सारे प्रोटोकॉल हटा करके दोनों ही दोस्तों के राष्ट्राध्यक्ष। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इनका जो इस तरफ झुकाव है इजराइल की तरफ, क्या ऐसा ही रहता है। क्योंकि यहां पर मुद्दा फलस्तीन को लेकर के है और फलस्तीन जो है वह मुस्लिम बहुल देश है, ठीक है। तो यहां पर भारत में फिर अगर गठबंधन की सरकार रहती है, नीतीश कुमार उसमें शामिल रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू रहेंगे, उनका क्या वोट बैंक है। देखिए सब बातों को समझ के चलिए, उनका वोट बैंक क्या है बिहार में या आंध्रा में, ठीक है। अपने वोट बैंक को साधने के लिए जो सरकार में है उस पर क्या वो दबाव बना पाएंगे, और फिर ये दबाव में यहां पर जो इजराइल के साथ इनका डील होगा और फिर इनको ये किस तरह से फलस्तीन को साधने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ कि जब भी भारत के कोई प्रधानमंत्री इजराइल जाते थे तो वो फलस्तीन भी चले जाते थे, ठीक है। फलस्तीन जाते थे तो इजराइल जाते थे, इस तरह से सामंजस्य करते थे, बैलेंस करने की कोशिश करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जब ये इजराइल गए तो केवल इजराइल गए, फलस्तीन गए ही नहीं थे। यानी कि इन्होंने खुलकर के इजराइल का साथ दिया था, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं भारत टू नेशन थ्योरी पे यकीन करता है, यानी कि यहां पर इजराइल में जो स्थिति बना हुआ है तो भारत का कहना है कि भैया इजराइल वाला एक हिस्सा तो है, दूसरा जो है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, ये आप फलस्तीन को दे दीजिए। तो दोनों देशों का जो है वह एक तरह से अस्तित्व बना रहे, सह अस्तित्व की बात भारत करता हुआ नजर आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पिछला 2 कार्यकाल रहा है उसमें भी कमोबेश यही बात रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से फलस्तीन को आप कैसे आगे लेकर के चलते हैं इजराइल के साथ, यह तो समय ही बताएगा। यहां पर जस्टिन ट्रूडो जो है वह कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अब ये तो ऐसे निकले, आप समझ लीजिए कि इन्होंने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के सीधे सीधे भारत पर आरोप लगाया। आज तक शायद कोई भी प्रधानमंत्री दुनिया का ये नहीं किया होगा। तो इनकी जो अभी पिछले कुछ दिनों में भारत के प्रति एक नफरत का भाव इनके अंदर आया है वो जग जाहिर हो गया है। इसकी वजह है खालिस्तान मुद्दा। किसान आंदोलन चलता है, किसान आंदोलन जब चलता है तो यह आरोप लगाया जाता है कनाडा पे कि वहां से फंडिंग हुआ है किसान आंदोलन में। और भारत की जो आंतरिक स्थिति है, लोकतांत्रिक स्थिति है,
सरकार है इसको गिराने की कोशिश कनाडा के द्वारा किया जा रहा है, उसमें दखलंदाजी की जा रही है। उसके बाद चीजें और भी खराब होता जाता है। कनाडा में एक दो खालिस्तानी जो टेररिस्ट है उसकी हत्या की जाती है। आरोप इनके द्वारा यह लगाया जाता है कि यह भारत के द्वारा किया गया। भारत ने कह दिया कि ये बातें जो है बेबुनियादी बातें हैं, इसका कोई ठोस तर्क नहीं है। तो ये सब चीजें दोनों के बीच जो है यह कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो खटास का कारण बना हुआ है। और अब जबकि ये कमजोर हो गए हैं तो यहां पर खुशी का माहौल तो होगा ही। यहां पर ये अब कोशिश की जाएगी कि इनके साथ एक बार अच्छे से डील किया जाए। जो बातें हम पहले नहीं मनवा पाए थे अब वो हम कर सकते हैं। और इसके अलावा विभिन्न यूरोपीय देशों की स्थिति देख लीजिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फिर जर्मनी हो, सभी के साथ भारत किस तरह से ताल में ताल मिला करके चलेगा यह देखने की बात होगी। किस तरह से वहां पर राफेल को लेकर के बातें किया गया, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के बातें की जाए, ब्रिटेन के साथ हेल्थ को लेकर के बातें किया जाए, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज को लेकर के फ्रांस के साथ बातें की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जर्मनी से बातें की जाए, जो भी अब प्रोजेक्ट होगा अब इनके घटक दलों का प्रभाव देखने को मिलेगा। और घटक दल की क्या फिलॉसफी है, घटक दल का वोट बैंक भारत में कौन है, ये चीजें अब यहां पर आपको इनके रिश्तों के साथ भी देखने को मिलेगा। देखिए ये मेलोनी है और मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं। और ये जो है वहाँ इटली की भाषा है तो हम तो पढ़ नहीं पाएंगे, शायद मोदी जी पढ़ें इसको। तो कुल मिलाकर क्या है कि रिश्ते अच्छे रहे हैं, मेलोनी और मोदी के रिश्ते अच्छे रहे हैं। ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी को जब भी देखेंगे प्रोटोकॉल तोड़ करके मिलते हैं। चाहे आपको यहाँ पर फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मोदी जी को देखिए या जर्मनी के चांसलर के साथ देखिए, ये रिश्ता अच्छा रहा है। लेकिन कब तक, अब आगे किस तरह से आगे बढ़ेगा ये देखने की बात है। यहाँ पर आप शेख हसीना को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब बांग्लादेश के साथ भारत की क्या स्थिति होगी इस पर बात करते हैं। क्योंकि बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए 2014 में, तभी से अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश के साथ भारत के जो रिश्ता है वह अलग ऊंचाई पे गया। 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश के सत्ता में आई थी, तभी से ये कोशिश था। मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, रिश्ता अच्छा था। लेकिन 2014 से अलग लेवल पर गया। बहुत सारे जो गांव थे बॉर्डर पर, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, वो एक्सचेंज किया गया और एक तरह से डिस्प्यूट जो था उसे खत्म कर लिया गया। इसके अलावा कई मुद्दों का समाधान दोनों ने मिलकर के बहुत सूझबूझ के साथ कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान देना होगा, बांग्लादेश देश जो है एक मुस्लिम बहुल देश है और भारत में चुनाव के दौरान जो मुसलमानों को लेकर के बातें की गई है और लंबे समय से ये कहा जाता रहा कि माइनॉरिटी जो है भारत में एक चिंता का विषय है, माइनॉरिटी के साथ जो है वह दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो अब किस तरह से इन दोनों के बीच डील होगा इसको लेकर के देखना होगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से भारत विरोधी अभियान चलता रहा है, इंडिया आउट मूवमेंट चलाया गया था, अभी भी चल ही रहा है वहां से। और कहा गया कि इस बार जो ये अभी ये भी प्रधानमंत्री वहां बन के आई हैं, हाल ही में जीती हैं, इनकी पार्टी है आवामी लीग। तो आवामी लीग जो चुनाव जीती है तो इसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनका समर्थन किया। ये बात सही है, इसमें गलती नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुलकर के एक बार कहते हुए नजर आए थे और पार्टी लाइन से ऊपर जाते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन इनका किया। क्योंकि देखिए इनका सत्ता में बने रहना भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो विपक्षी है वह चीन के पाले में चली जाती है। तो इस वजह से भी यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से इस रिश्ते को अब ये आगे लेकर के जाते हैं। और बांग्लादेश जैसा कि मैंने कहा मुस्लिम बहुल देश है, तो भारत अब किस तरह से अप्रोच इनके साथ निभाएगा। और इनको भी पता है कि अब ये कमजोर हैं, तो फिर किस तरह से इनके साथ डील किया जाएगा। नेपाल जो है हमारा न सिर्फ पड़ोसी देश है, बल्कि आप कह सकते हैं नेपाल एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है। आप नेपाल में ऐसे कह सकते हैं कि बॉर्डर भी नहीं है, यानी कि एक पैर आपका नेपाल में होगा, एक पैर आपका भारत में होगा, ये भारत ये नेपाल, ये भारत ये नेपाल, इस तरह की स्थिति होती है। बिहार के मिथिलांचल वाले हिस्से में जाएंगे तो आप एक जंप लगाएंगे नेपाल में पहुंच जाएंगे, एक जंप लगाएंगे भारत में आ जाएंगे, बॉर्डर तक भी नहीं है। यानी कि इतना दोस्ताना व्यवहार है, आत्मीय व्यवहार है, मैत्रीपूर्ण संबंध है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये चीजें जो है इसमें खटास आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए थे तो 2015 में एक अघोषित रूप से बॉर्डर पर, इस बॉर्डर पे आप कह सकते हैं कि यहाँ एक तरह से नाकाबंदी हो गया था। वहां संविधान नया आया था
नेपाल में, उसको लेकर के कुछ नाराजगी थी मधेसी लोगों में, जो कि नेपाल के मिथिला में रहने वाले लोग हैं। नेपाल के जो मिथिला है, एक बड़ा सा हिस्सा मिथिला का बिहार में है, लेकिन जो नेपाल में, वहां मधेसी लोगों में संविधान को लेकर के नाराजगी था। अब भारत सरकार कहीं ना कहीं उसको समर्थन कर रही थी, और इस चीज के लिए कह सकते हैं यहाँ पर बॉर्डर पर एक नाकाबंदी कर दी गई थी, यानी कि ट्रक से सामान नहीं सप्लाई हो पा रहा था, क्योंकि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है। अब लैंड लॉक कंट्री क्या होता है? लैंड लॉक कंट्री एक ऐसा कंट्री जिसके चारों तरफ से स्थलीय सीमा हो, यानी कि देश हो जिसका जल से कोई सीधा कनेक्शन नहीं हो, तो भैया वो तो फिर निर्भर हो गया बाकी देशों पर। ठीक है, वहां पर अगर कुछ चीजें पहुंचेगा, सामान वगैरह खाने पीने का, तो बाकी देशों के माध्यम से पहुंचेगा। और भारत ही है, चूंकि इधर तो पूरा हिमालय है, तो हिमालय चीर करके तो जा नहीं सकते, तो भारत के माध्यम से जाएगा। और इधर से बॉर्डर अगर सील हो गया तो नेपाल तक तो दाना पानी पहुंचेगा ही नहीं। तो ये चीजें हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर प्रचंड साहब ने, कॉमरेड प्रचंड, ठीक है, तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट तो प्राइम मिनिस्टर को किया है, लेकिन नेपाल के साथ विवाद बना हुआ है भारत का। और खास करके मैप जो अभी नया जारी हुआ है, और नेपाल में अभी 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ, उस सिक्के पर भी भारत के कुछ जगहों को नेपाल ने अपना दिखाया। तो इन सब चीजों को लेकर के समस्या बना हुआ है, चाहे वो काला पानी, लेपुलेख आपकी बात करेंगे यहाँ पर, तो इस एरिया को लेकर के नेपाल कहता है कि ये मेरा है, भारत कहता है ये मेरा है। तो अब भारत सरकार कैसे डील करेगी ये देखना होगा। उसके बाद एक और मुद्दे पर बात करते हैं। 2016 में आपको याद होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शाम के 8 बजे टेलीविजन चैनल पे आते हैं और कहते हैं कि अब आज से जो है वह 500 और 1000 के जो रुपया है, नोट है, वह अब लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा, यानी कि कानूनी रूप से वैध नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा कि बेटी रोटी का रिश्ता है, यानी कि रोजगार का भी एक तरह से रिश्ता यहाँ पर है नेपाल के साथ हमारा बना हुआ। तो भारत का बहुत सारा रुपया जो है वहां भी चलता है, तो वहां के जो बैंक में है तकरीबन 5 करोड़ मूल्य का कह सकते हैं रुपया जो है पुराना नोट है। नेपाल सरकार उसको भारत को कहती है कि आप बदल लीजिए, भारत सरकार वो नहीं करना चाह रही है, आरबीआई नहीं इस पर आगे बढ़ रहा है। तो ये एक मुद्दा यह भी बना हुआ। उसके बाद अगर आप जानते हैं तो अग्निवीर स्कीम आया भारत में, और नेपाल के बहुत सारे लोग जो हैं गोरखा खास करके वो आर्मी में आते हैं। अब अग्निवीर कर देने की वजह से उन पर भी वही अप्लाई होगा, तो इस वजह से भी चीजें जो है उनका कह सकते हैं नियुक्ति वगैरह की प्रक्रिया है, इसमें समस्या आ रही है, और दोनों देशों के रिश्ते में खटास देखने को मिल रहा है। तो समय के साथ कैसे डील किया जाएगा ये देखने की बात होगी। एक और पड़ोसी देश हमारा वो है भूटान। तो भूटान को लेकर के बात करेंगे। देखिए, भूटान एक ऐसा देश है जिसका राजनयिक संबंध केवल भारत से है, पूरी दुनिया में कहीं और से नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यह देखा गया है कि भूटान जो है वह चीन के थोड़े से करीब जाता हुआ नजर आया है, लेकिन भूटान के कई क्षेत्र पर चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए भूटान की मदद भारत करते रहता है। तो भारत और भूटान के बीच सदाबहार एक तरह से दोस्ती है। आप देखेंगे वहां से भूटान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी दिया गया है। लेकिन अब यही फिर से देखना होगा कि जब नरेंद्र मोदी घटक दलों के साथ होंगे तो भूटान के साथ कैसा रवैया होगा। श्रीलंका, इस चुनाव में श्रीलंका एक मुद्दा रहा, और कच्चा टिबू द्वीप प्रधानमंत्री ने खुद उठाया था कि इंदिरा गांधी जी ने इसे श्रीलंका को दे दिया, जबकि ये भारत का होना चाहिए था। तो सामरिक दृष्टिकोण से हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत हो जाती। अब श्रीलंका की तरफ से ये कहा गया कि गलत बयानबाजी की जा रही है, वो हमारा ही था इसलिए हमें दिया गया। इसको लेकर के चीजें थोड़ी सी खटास में आई थी। हम्बनटोटा बंदरगाह को लेकर के भी बात की गई। हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन जो है 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, तो वहां पर चीन का एक तरह से समझिए बेस बन जाना भारत के इतने करीब हो करके, तो एक सब समस्या तो आ ही जाता है। तो श्रीलंका के साथ थोड़ा सा रिश्ता हमारा खराब रहा है पिछले कुछ दिनों में। ये तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत स्थिति में थे, अब कमजोर स्थिति में है। तो देखना होगा कि क्या श्रीलंका के साथ रिश्ते सुधरते हैं या बिगड़ता हुआ ये रिश्ता और भी बिगड़ जाएगा। इसके अलावा मालदीव के साथ हमारे रिश्ते तो जगजाहिर हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में, चूंकि मालदीव के नए राष्ट्रपति जो बनते हैं मोहम्मद मोइजू, तो ये जो मोइजू हैं ये जो हैं चीन के पाले में जाते हुए नजर आते हैं। इन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूं तो भारत के कुछ यहाँ पर जो सैनिक वगैरह हैं उनको टाटा बाय बाय करके मैं न्यू दिल्ली शिफ्ट करवा दूंगा। और वहां पर एक तरह से कह सकते हैं, जैसा मैंने कहा इंडिया आउट मूवमेंट बांग्लादेश में चलाया गया, तो सबसे पहले ये यही चलाया गया था मालदीव में, इनके कैंपेन में चला था इंडिया आउट मूवमेंट। तो वहां के लोग ने, मालदीव के लोग भारत के लोगों से
खासा नफरत करते हुए नजर आते हैं। कारण एक ये है कि ये मुस्लिम बहुल देश है और इनका भी यही मानना है कि भारत में जो माइनॉरिटी रह रहे हैं उसके साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, लक्षद्वीप के करीब है यहाँ, तो वहां पर अगर आप देखेंगे पर्यटन के लिहाज से मालदीव में भारत के लोग जाते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जब कैंपेन के दौरान लक्षद्वीप में पहुंच जाते हैं, वहां डुबकी वगैरह लगाते हैं, बीच पे घूमते वगैरह हैं, तो यहाँ से बहुत कह सकते हैं अपमानजनक बातें मालदीव से प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है। उसके बाद पूरे देश में मालदीव के खिलाफ एक माहौल तैयार हो जाता है और लोग वहां बायकॉट मालदीव करने लग जाते हैं, लोग वहां पर्यटन करने के लिए नहीं जाते हैं। इससे मालदीव की अर्थव्यवस्था का काफी नुकसान होता है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन और उसमें भी भारत का पर्यटन ही एक महत्वपूर्ण शेयर है। तो यहाँ पर इसको लेकर के नुकसान देखा जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे 40 सालों से डिफेंस इक्विपमेंट जो है भारत ही देता हुआ नजर आता है मालदीव से। तो अब यहाँ ये सब चीजें हमें समझना होगा कि मालदीव के साथ अब कैसा रिश्ता होगा, ये सब चीजें हम देखेंगे। क्योंकि मालदीव के जब भी कोई प्रेसिडेंट बनते थे तो वो अपने पहले विजिट में इंडिया ही आया करते थे। मौजूद साहब पहले विजिट में चाइना गए और वहां पर चाइना ने रेड कार्पेट इनके लिए बिछा दिया है ना, तो काफी रिश्ता जो है, बहुत सारे डील वगैरह करके आए थे वहां से एमओयू साइन करके। अब देखना होगा कि क्या होता है, कितनी तब्दीली आती है। अब देखते हैं वर्ल्ड मैप में हम चलते हैं, अरब पे सीधा चलते हैं और अरब के कुछ देख लेते हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया को देखिए, चाहे वो आप यूएई को देखिए। देखिए अरब के साथ रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण हमारा होने वाला है, क्योंकि अरब एक ऐसा एरिया है, खास करके वो गल्फ कंट्री वाला एरिया, जहां से हम कच्चा तेल तो लेते ही हैं, यानी कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% जो है आयात करते हैं और इसमें अरब की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो आप सऊदी अरबिया को लेकर के बात करें, आप कतर को लेकर के बात करें, आप यूएई को लेकर के बात करें। हालांकि हमने थोड़ी सी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, हम रशिया की तरफ गए हैं, हम जो है थोड़ा सा अमेरिका की तरफ चले गए, लेकिन फिर भी हमारी ऊर्जा जरूरत वहीं से ज्यादा पूरा होता है। ईरान को लेकर के भी बात करना जरूरी है। ईरान में राजनीतिक अस्थिरता पिछले दिनों देखा गया, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई और ईरान पे तरह तरह के प्रतिबंध भी लगे हैं अमेरिका की तरफ से। तो ये सब चीजें अब देखना होगा कि अरब के साथ और वहां पर बाकी जो आसपास के देश हैं उसके साथ भारत का क्या रणनीति होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो यूएई के साथ जो है द्विपक्षीय व्यापार की जब बात की गई तो 100 अरब डॉलर तक का ये कहा गया कि टारगेट रखा गया है। और एफडीआई की जब बात की गई तो 75 अरब डॉलर का टारगेट रखा गया है एफडीआई को लेकर के। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया इंडिया और यूएई के द्वारा। तो अब ये देखना होगा कि ये सारे प्रोजेक्ट, ये सारे काम जो हो रहे हैं, इसमें कितनी रफ्तार मिल पाता है या ये धीमा पड़ जाता है। इसके अलावा एक और बात नहीं भूलना चाहिए, इंडियन डायस्पोरा। अरब जो है इसमें सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा रहता है, तो ये इंडियन डायस्पोरा वहां से पैसा देता है, भारत में भेजता है अपने घर। और खास करके केरल वगैरह को लेकर के बात करेंगे तो निश्चित तौर पर और वहां का माहौल आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें कैसे बदलेगा, और ये सारे देश जो हैं मुस्लिम बहुल देश हैं और भारत पर लगातार आरोप लगता रहा है पिछले कुछ दिनों में कि भारत में माइनॉरिटी को लेकर के कुछ समस्याएं हो रही है, दुनिया भर में चिंता जाहिर किया जा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी का रवैया क्या रहने वाला है। हालांकि अरब के देशों के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, वहां के नेताओं के साथ जो कह सकते हैं एक बहुत अच्छा दोस्ताना मित्रवत संबंध रहा है। ये ऐसे देश रहे हैं जहां भारत के साथ पिछले कुछ समय से पीपल टू पीपल कनेक्शन रहा है। भारत जो है सॉफ्ट पावर के रूप में भी यहाँ पर काम कर रहा है। इन सब चीजों को समझना होगा। और अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड मैप पे हमने विभिन्न चीजों की चर्चा किया, हमने यूरोप का चर्चा किया, हमने रसिया का चर्चा किया, हमने चाइना का चर्चा कर लिया, हमने अरब और ये सब मिडिल ईस्ट का चर्चा कर लिया। अफ्रीका के साथ भी निश्चित तौर पर भारत का संबंध बेहतर रहा है और G20 में हमने अफ्रीका को एक अलग कह सकते हैं एक अलग सदस्य के रूप में इनको हम मान्यता दिए हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा है, अफ्रीका के लिए भी अच्छा है। हमने अमेरिका कनाडा का बात कर लिया। अब देखिए यहाँ पर अगर पूरी तरह से वर्ल्ड मैप को आप देखने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे कि भारत जो है वह समय के साथ केंद्र में आ रहा है, इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। 21वीं सदी में भारत के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती है। ये बात अमेरिका को भी मालूम है, ये बात वेस्टर्न कंट्री को भी मालूम है और इन्हें पता है कि यदि 21वीं सदी तक, पूरे अंत तक, 21वीं सदी के अंत तक अपना प्रभुत्व बनाए रखना है और यहाँ पे इनके बीच गठबंधन नहीं होने देना है। ये कौन है? तो रसिया और चाइना। और भारत भी यदि इनसे जाके मिल जाता है तो इनका और इनका वर्चस्व तो गया भैया। क्योंकि 20वीं सदी जो है वह यूरोप और अमेरिका का रहा था और कहा गया 21वीं सदी एशिया का होगा, एशिया में भी चाइना और इंडिया का होने वाला है। तो
इस बात को लेकर के ये सशंकित तो बने हुए हैं। भारत को करना क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आपको क्या करते हुए नजर आएंगे अपने तीसरे कार्यकाल में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हालांकि 3 चीजें मैं आपको हिंट देता हूं। भारत जो है कुछ इस तरह के काम करने वाला है। हार्ड पावर पर काम करेगा भारत जो है सॉफ्ट पावर पर काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यही करते हुए नजर आएंगे और भारत जो है स्मार्ट पावर पे काम करते हुए नजर आएंगे। अब ये 3 चीजें हैं क्या? हार्ड पावर मतलब होता है अपनी चीजों को जबरदस्ती मनमाना, डील इस तरह से करना जो बहुत टाइट डील हो, मैंने जो कह दिया वही होना चाहिए, इसमें युद्ध वगैरह चीजें आ जाता है। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिछले 2 कार्यकाल में थे तो पूर्ण बहुमत के साथ थे, सर्वे सर्वा थे, शक्तिमान थे, तो जो चाहते थे वो करवा लेते थे। ये हार्ड पावर में आ गया। सॉफ्ट पावर क्या हुआ? अगर ऐसा ही ताकतवर दूसरा भी मिल गया तब तो भैया हार्ड पावर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा लचीला बनाइए, वहां पीपल टू पीपल कनेक्शन बनाइए, स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, डायस्पोरा वहां पर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, ये सब जो है सॉफ्ट पावर हो गया। इसके माध्यम से भी लोगों का दिल जीता जाता है, ठीक है। और ये हो गया स्मार्ट पावर। आज की दुनिया तब्दील हो चुकी है और खास करके जब नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक कमजोर कह सकते हैं सरकार चला रहे होंगे, अलायंस गवर्नमेंट चला रहे होंगे, तब इन्हें सबसे अधिक काम करना होगा स्मार्ट पावर पर। स्मार्ट पावर क्या होता है? तो इसमें हार्ड पावर भी शामिल होता है, इसमें सॉफ्ट पावर भी शामिल होता है, यानी कि थोड़ी सी सख्ती भी कभी कभी दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा समय दे करके लचीला रवैया भी अपनाना पड़ता है, ताकि नेशन फर्स्ट की जो हम बात कर रहे हैं कि भारत कहीं से भी झुक ना जाए, उसके लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि आपको अब स्मार्ट पावर के जरिए चलना पड़ेगा, लचीला रवैया अपनाना पड़ेगा। यही राष्ट्र के हित में होगा। और आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, यही तीसरे कार्यकाल यही पूरा कर ले जाते हैं 5 साल में, तो तकरीबन आपको यही चीजें देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं ये मुझे बताइए। इनके कार्यकाल के विषय में आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि प्रधानमंत्री बन जाते हैं, फिर से शपथ ग्रहण करते हैं, तो क्या अगले 5 साल ये सरकार चला पाएंगे? क्योंकि गठबंधन की सरकार होने वाली है। बीजेपी खुद जो है 240 सीटों पर सिमट गई, 272 नहीं प्राप्त कर सकी, और अब जो है ये देख रहे हैं टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की तरफ और जेडीयू नीतीश कुमार की तरफ, और इन दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये दोनों पहले भी उस मोहल्ले में रह चुके हैं, इंडिया अलायंस वाले मोहल्ले में, उधर से ही ये इस मोहल्ले में आए थे और पहले इस मोहल्ले में भी रहते थे। मतलब दोनों जगह इनका दोस्ताना व्यवहार है, तो दोनों हाथों में इनके लड्डू हैं, तो पता नहीं किधर चले जाए। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत एक लंबे समय के बाद, पिछले 10 साल के बाद जो है भारत में हंग पार्लियामेंट होने जा रहा है, त्रिशंकु लोकसभा, क्या भारत के सेहत के लिए ये अच्छा है, या ऐसा होता कि एक मजबूत सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आती, वो अच्छा होता? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। और एक चैलेंज भी आपके लिए है। चैलेंज जो है, एक क्वेश्चन है, क्या है? हाल ही में संपन्न हुए भारतीय लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में करवाए गए थे? मैं बोला भी था, मैं कई बार बोला हूं, आपको खुद भी ये बताना है कितने चरण में वोट हुआ था। 3 चरण, 10 चरण, 5 चरण या फिर 7 चरण? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। जितने बातें मैंने आपसे पूछी है वो भी बताइए। आप पूरे मुद्दे पर अपने विचार से मुझे अवगत जरूर कराइए, मैं देखूंगा, जरूरत पड़ा तो मैं आपको जवाब भी जरूर दूंगा। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।